सो हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आज है हमारी 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में डे नंबर 14 की क्लास। तो मुझे एक बार आप लोग यदि कनेक्ट हो गए हैं, हम लोग लाइव प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स से बता दें। विद इन कुछ सेकंड्स में आज की हमारी जो क्लास है, डे नंबर 14 की जो क्लास है 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स से बता दें कि सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर है। मेरी नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपको मेरी ऑडियो वीडियो सारे साउंड्स यहाँ पे क्लियर हैं, तो मुझे एक बार यहाँ पर कमेंट बॉक्स से बता दें। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, और आज की जो क्लास है उससे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो हमारी 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने डे नंबर 10 से हमारे टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोग मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करते हैं वो हम लोगों ने देखा था। तो डे नंबर 10, 11, 12 और 13 जो लास्ट 4 क्लासेस हुई है, उसमें हम लोग यहाँ पर यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ा दिया है एक बार मैं आप लोग को लिए रिकॉल कर देता हूँ, फिर आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आज हम लोग यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन के साथ साथ मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन को स्टार्ट करेंगे, और मे बी आज की क्लास और इसके बाद 1 या 2 क्लास के बाद ये टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर। तो मिसिंग वैल्यू जो हम लोग टॉपिक देख रहे थे, उसमें हम लोग रिमूव डेटा सबसे पहला हम लोगों ने ये देख लिया, डे नंबर 10 की क्लास में लगभग हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोग इम्प्यूट वैल्यू में चले गए थे, और इम्प्यूट वैल्यू मतलब कि जो वैल्यू मिसिंग होती है उसको हम लोग फिल करते हैं। ठीक है, फिल करने के 2 टाइप्स मैंने आपको बताया था, एक मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन था आपका ये, ठीक है, और एक यूनिवेरिएंट था। पहला यूनिवेरिएंट था और दूसरा जो था आपका मल्टीवेरिएंट था। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, रिमूव डेटा देख लिया, यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन में हम लोगों ने न्यूमेरिकल डेटा का देख लिया, कैटेगरिकल डेटा हम लोगों ने देख लिया। फिर मैं आपको जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था एक टेक्निक के बारे में, जो थी आपकी रैंडम सैम्पलिंग इंप्यूटेशन। जो हमारी लास्ट क्लास थी डे नंबर 13 की जो क्लास थी, इसमें हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया था। आज मैं आपको एक और नई टेक्निक बताऊंगा जो होगी हमारी यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन की, और उसके बाद हम लोग हमारे मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन पे चले जाएंगे। और आज मैं आपको केएनएन इंप्यूटर, जो हमारी पहली टेक्निक होगी मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में, केएनएन इंप्यूटर, उसमें जो हम लोग मैथमेटिक्स यूज करते हैं, उसमें जो कैलकुलेशन यूज करते हैं, वो भी आज का टॉपिक मैं आज यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा एक और नया मेथड, मल्टी मिसिंग इंडिकेटर, जो हम लोग यूनिवेरिएंट का लास्ट टॉपिक हमारा होगा, मिसिंग इंडिकेटर और ऑटोमेटिक सेलेक्ट वैल्यू जो है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और आज हम लोग केएनएन इंप्यूटर मतलब मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन स्टार्ट कर देंगे, और केएनएन इंप्यूटर में हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, ये आज सीख लेंगे। और नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग पूरा डेडिकेटेड केएनएन इंप्यूटर और उसके बाद जो है इंटीग्रेटिव इंप्यूटर को यहाँ पर देख लेंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक है पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोग मिसिंग वैल्यू को कैसे फीचर इंजीनियरिंग में हैंडल करते हैं वो चीज हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से देख लेंगे। तो हम लोग इस तरीके से फीचर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमारी डे नंबर 14 की क्लास, तो हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मिसिंग इंडिकेटर, हम लोग कैसे यूज करते हैं यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन में। ये मेथड जो है एक बहुत अच्छा मेथड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MIM के नाम से भी जानते हैं, मतलब मिसिंग इंडिकेटर मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये ना एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल होता है, जो भी हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, इसमें हम लोग कोई इनपुट देते हैं और यहाँ पे कुछ आउटपुट हमको मिलता है। तो ये जो आउटपुट वाला जो सेक्शन है, ठीक है, उसमें हमारे मशीन लर्निंग मॉडल की जो एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी जो है, वो यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर मल्टी इंडिकेटर मेथड को यूज करते हैं। मैंने पहले ये सोचा था कि इस टॉपिक को हम लोग जब प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे तब इस टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ही ये टॉपिक कवर करा दे रहा हूँ जिसमें हम लोग मिसिंग इंडिकेटर को पढ़ रहे हैं। क्योंकि मिसिंग इंडिकेटर एक ऐसी टेक्निक है जिसको एक अच्छा मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये बहुत यूजफुल टेक्निक है जो आज हम लोग देखने वाले हैं, मिसिंग इंडिकेटर। तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। यूनिवेरिएंट इंप्यूटेशन में हम लोग मिसिंग इंडिकेटर देख लेते हैं। पहले मैं आपको थ्योरी के थ्रू इसको समझाता हूँ, फिर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जाकर हमारे पाइथन कोड में इसको दिखेंगे, इसको सीखेंगे। उसके बाद हम लोग केएनएन इंप्यूटर, जो हमारा मल्टीवेरिएट इंप्यूटर है, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग को आज का एजेंडा जो है समझ में आ गया होगा। हम लोग
लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक मिसिंग इंडिकेटर इन यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को मैं आप लोग के लिए रीड कर देता हूँ और उसके बाद मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि मिसिंग इंडिकेटर यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन में कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द मिसिंग इंडिकेटर मेथड विच एड्स इंडिकेटर वेरिएबल टू द इंडिकेट द मिसिंग पैटर्न। आप ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, द मिसिंग इंडिकेटर मेथड विच एड इंडिकेटर वेरिएबल टू द इंडिकेट द मिसिंग पैटर्न कैन बी यूज इन कंजक्शन विद इम्प्यूटेशन टू इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको ये चीज समझना है कि हम लोग, मैंने जैसे भी बताया, आपके मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस को, उसकी एफिशिएंसी को यहाँ पर वो इंक्रीज कर देता है। क्या? आपका MIM मेथड, मतलब मिसिंग इंडिकेटर मेथड। वो क्या करते हैं, हम लोग इसमें एक इंडिकेटर वेरिएबल को ऐड कर देते हैं जो आपके मिसिंग पैटर्न को इंडिकेट करता है। आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। और ये क्यों यूज किया जाता है, आपको इंप्रूव करने के लिए किसी भी मॉडल की परफॉर्मेंस में। आप एग्जांपल से समझिए, बहुत आसान है। यदि मेरे पास कोई इस तरीके का डेटा सेट है, जो डेटा सेट आपको ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एज है, मेरे पास ये टाइटैनिक का डेटा सेट आज हम लोग यूज करेंगे, फेयर है, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, यही डेटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही टेबल बना रहा हूँ। 58 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ 15 लिखा हुआ है, यहाँ 18 लिखा हुआ है, यहाँ 70 लिखा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए कोई मिसिंग वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर कोई वैल्यू मान लीजिए XYZ लिखी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। ये वेरिएबल क्या करता है, इंडिकेट करता है आपके मिसिंग वैल्यू को। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 15, यहाँ लिखा हुआ है 58, तो मैं यहाँ पर एक दे दूंगा फॉल्स, ठीक है। ये इंडिकेटर वेरिएबल को मैं दो तरीके से बनाता हूँ। एक, मैं जहां पे दोनों वैल्यू है वहां पर मैं फॉल्स लिख देता हूं, और जहां पर NA है और 55 है, जैसे ये 18 और 70 है, तो यहां पर मैं फॉल्स कर दूंगा। लेकिन यदि NA एक वैल्यू यहां पर नहीं है और एक वैल्यू यहां पर है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस नए वेरिएबल को, मतलब ये जो एक नया मैं कॉलम बोल लूं या नया वेरिएबल जो बना रहा हूं, इस वेरिएबल को मैं यूज करता हूं अपने मशीन लर्निंग मॉडल में। तो उससे मेरे को फायदा क्या होता है कि उससे, जैसे मान लीजिए मैं जो अभी तक जो प्रीवियस हम लोगों ने टेक्निक पढ़ी हुई है, और इस टेक्निक दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर एक मशीन लर्निंग मॉडल 1 है और एक मान लीजिए मेरे पास मशीन लर्निंग मॉडल यहां पे 2 है, ठीक है। यदि मैं एक मिनट मेरे से इरेज हो गया गलती से, ठीक है, फिर से ही बना लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास मशीन लर्निंग मॉडल एक 1 है, मेरे पास मशीन लर्निंग मॉडल नंबर जो है यहाँ पे 2 है। यदि मैं अपने पहले मॉडल को, इस पहले मॉडल को जो इनपुट देता हूं, वो इनपुट में एज के साथ और फेयर के साथ देता हूं, ये एज के साथ देता हूं और फेयर के साथ देता हूं, ठीक है, इस मॉडल में इनपुट। और इस मॉडल में मैं यहां पर दो इनपुट तो दे रहा हूं, एज दे रहा हूं और आपका फेयर दे रहा हूं, लेकिन मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहा हूं एक नया कॉलम का जो मेरे को मिसिंग इंडिकेटर दे रहा है, ठीक है। मिसिंग इंडिकेटर दे रहा है, मतलब कि एक नया कॉलम मैं यहां पे बना रहा हूं एज NA का, ठीक है, जिसको मैं एक मिसिंग इंडिकेटर मेथड बोल रहा हूं, ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल 2 में। यदि इसकी एफिशिएंसी, मान लीजिए इसकी एफिशिएंसी यदि 50 है, 50% के आसपास आ रही है इस मॉडल की, और इस मॉडल की एफिशिएंसी मान लीजिए 54% आ रही है, तो ये जो 4% का इंक्रीमेंट है, जो 4% आपकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस आपका मशीन लर्निंग मॉडल का बढ़ रहा है, वो आपका बहुत जरूरी होता है। जब भी हम लोग इस तरीके के डेटा सेट में काम करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, और ये जरूरी क्यों होता है ये भी बता दूं। हमारे ना मशीन लर्निंग कम्युनिटी के अंदर कई बार अमेजॉन कराती है आपका ग्लोबल कंपटीशन, कई बार आपका माइक्रोसॉफ्ट कराती है, कई बार आपका IBM कराती है। ऐसे बहुत सारे आपके अलग अलग डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल के कंपटीशन चलते रहते हैं, हैकेथॉन्स चलते रहते हैं, जिसमें वर्ल्ड के बहुत अच्छे अच्छे डेटा साइंटिस्ट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर्स आते हैं जो उस मॉडल पे काम करते हैं।
अब उस मॉडल पे जब काम करते हैं, वो हैकेथॉन ना लगभग 3 से 6 महीने के भी हैकेथॉन्स होते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें आप अकेले भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, पूरे के पूरे टीम के साथ ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कंपनी में जो काम करते हैं हम लोग, जब तब हमारी टीम बन जाती है, तो उसमें भी कई सारे ऐसे हैकेथॉन्स में हम लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें अधिकतर हमेशा जो है इस तरीके का मशीन लर्निंग मॉडल जिसमें मिसिंग इंडिकेटर मेथड वगैरह लगा हो, ठीक है, वही अच्छा परफॉर्म करते हैं। काम तो पुराने टेक्निक से भी हो जाता है, लेकिन नई टेक्निक जो है यहाँ पर, यदि हम लोग इस तरीके की टेक्निक, नई टेक्निक तो नहीं बोल सकते इसको, वो टेक्निक बोल सकते हैं जो आपका एक इनोवेशन लेके आती है मशीन लर्निंग मॉडल में। तो आज हम लोग वही चीज पढ़ने वाले हैं। ये यदि हम लोग आज नहीं पढ़ते तो कभी ना कभी आपका इससे जो है पाला पड़ता। जो मिसिंग इंडिकेटर है, रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन है, ये ऐसे टेक्निक्स है जिसमें आप बहुत अच्छे अच्छे मशीन लर्निंग मॉडल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। दैट्स वाई ये टॉपिक हमारे लिए बहुत जरूरी है। अधिकतर होता ही है कि इंडिया में एक दो कंपटीशन तो ऐसे हैं कि इंडिया में होते ही नहीं है, मतलब इंडिया के लोग पार्टिसिपेट में क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं, इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि हम लोग ग्लोबल कम्युनिटी की बात करें तो पूरे ग्लोबल कम्युनिटी में सबसे पहले, यदि हम लोग मशीन लर्निंग में बात करें और इनोवेशन की बात करें, हैकेथॉन्स और बाकी चीज़ों में, सबसे पहले यहाँ पर चाइना है, सेकेंड नंबर में हमारे अमेरिका है, ठीक है, उसके बाद XYZ कंट्री आती है। तो चाइना में बहुत अच्छी तरीके से इस हैकेथॉन्स और टेक्नोलॉजी पे काम किया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझनी है, सीखनी है, जिससे कि आप आगे चलकर बहुत सारे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स को पढ़ सको और आप बहुत अच्छे तरीके से एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सको। तो हम लोग नई चीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी चीज को, जो मैंने अभी आपको इस डेटा सेट के बारे में बताया, इसी चीज में हम लोग क्या करेंगे, ये जो एग्जांपल है, जो भी मैंने आपको थ्योरी के फॉर्मेट में बताया, दो मेरे पास कॉलम होंगे टाइटैनिक डेटा सेट के, ठीक है। इससे मैं एक पहले आपको एफिशिएंसी बना के दिखाऊंगा अपने आज कोड में कि कितने % की एफिशिएंसी आ रही है। फिर मैं यहाँ पर इस कॉलम को ऐड करूंगा, नए कॉलम को ऐड करूंगा, और इसमें मैं मिसिंग इंडिकेटर मेथड, ठीक है, MIM यूज करूंगा, और इससे दिखाऊंगा आपको कि न्यू एफिशिएंसी यहाँ पर किस तरीके से, न्यू एफिशिएंसी का जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो कितना अच्छा तरीके से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यही काम आज हमको करना होगा। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेते हैं, और आज जो है जो भी थ्योरी का जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पर कोडिंग के थ्रू भी करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ यहाँ पे जुपिटर नोटबुक जो है यहाँ पे ओपन कर लें। तो यहाँ पे मेरी जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुकी है। आज की जो फाइल है वो हम लोग डे नंबर 14 की फोल्डर के अंदर यहाँ पे बना लेते हैं, न्यू फाइल। और जो डेटा सेट मैं आज यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पे टाइटैनिक का डेटा सेट है, जो आपको मिल जाएगा गिटहब में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको ये डेटा सेट, और साथ ही साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में, और हमारी जो डेटा साइंस की जो प्ले लिस्ट है हमारे वेबसाइट में, उसमें भी आपको मिल जाएगी। और ये जो नोट्स है वो भी मैं आपको हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है काम, वही हमेशा हमारा हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे आज की क्लास का, डे नंबर 14, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं आज की हेडिंग, मिसिंग इंडिकेटर इंप्यूटेशन है हमारा आज का टॉपिक। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ। थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में टाइम टेकिंग होता है, लेकिन एक बार आप लोग का नोट्स भी प्रिपेयर हो जाता है, साथ ही साथ आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते, जो आपके लिए आगे चल के फायदेमंद होगा। तो पहला काम क्या करना है हमको, हम लोग को यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेना है और डेटा सेट इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी और डेटा सेट दोनों इंपोर्ट कर लेते हैं। लाइब्रेरी कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पे numpy पांडा यूज़ कर रहे हैं, और साइकिट लर्न भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप लोग को साइकिट लर्न पढ़ लेना है मशीन लर्निंग से पहले, और हमारी लाइब्रेरीज पढ़ लेना है जो आपको 30 डेज ऑफ पाइथन में कंप्लीट हो जाती है। और यदि आप नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट आप मशीन लर्निंग पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए यहाँ पे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको अभी यहाँ पर मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ, ना कि मैं आपको यहाँ पे अभी पाइथन पढ़ा रहा हूँ। दैट्स वाई मैं इतना ज़्यादा लाइब्रेरी को और इतना ज़्यादा कोड्स पे नहीं जाता हूँ पाइथन के। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ, जिससे कि आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो कि हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट्स मशीन लर्निंग के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा पाइथन पढ़ लेना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस तो यही होती है। उसके बाद हमको मशीन लर्निंग पे आना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी जो है हमारी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है।
ये हमारी लाइब्रेरी है numpy पांडा scikit learn, और हम लोग डेटा सेट को अभी यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। तो डेटा सेट हम लोग कौन सा ले रहे हैं, डेटा सेट हम लोग टाइटैनिक का ले रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, df.head मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको एक बार रन करा लेता हूँ। तो देखिए ये जो डेटा सेट है ना, जो टाइटैनिक का डेटा सेट है, इस टाइटैनिक के डेटा सेट में मैंने एज, फेयर और सर्वाइव्ड ये कॉलम को यूज़ किया है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा ये जो एज है और ये फेयर है, ठीक है, इस एज और फेयर में कुछ मिसिंग वैल्यू होगी, है ना। अभी तो मैंने हेड डाल दिया तो ऊपर की 5 वैल्यू पे नहीं है मिसिंग वैल्यू। मैं यहाँ पे सैंपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे सैंपल ले लेता हूँ और इस सैंपल को हम लोग 10 कर लेते हैं। इसको एक बार रन करते हैं। देखिए इसमें कुछ जगह में एन है, मतलब मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। एज में यहाँ पर देखिए मिसिंग वैल्यू है, फेयर में यहाँ पे मिसिंग वैल्यू नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं एक और कॉलम बनाऊंगा, ठीक है, जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है। और इसका कॉलम का नाम मान लीजिए मैंने एन एज रख दिया और यहाँ पर मैं उसको इंडिकेट करूंगा, ठीक है। इसको मैं ये मान लीजिए ट्रू से इंडिकेट करूंगा, बाकी को मैं फॉल्स से इंडिकेट करता हूँ। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कॉलम आ जाने के बाद, मिसिंग इंडिकेटर मेथड यूज हो जाने के बाद आपकी एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया, जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको नोट्स में बताया था ये वही एग्जाम्पल है जो अभी हम लोग यहाँ पे कोड में देखने वाले हैं। एज और फेयर है, दिख रहा है आपको, न्यू एन मतलब एज एन में यहाँ पे बना दूंगा और वही चीज हम लोग यहाँ पर कोड के थ्रू करके समझेंगे एज ए प्रैक्टिकली। तो हम लोग यहाँ पे टाइटैनिक का डेटा सेट यूज कर रहे हैं। हमने 2 काम कर लिया, लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और डेटा सेट को इंपोर्ट कर लिया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अब हमको क्या करना है यहाँ पर। अच्छा, मैं यहाँ पर अब एक्स एंड वाई को जो है क्रिएट कर लेता हूँ और एक्स के अंदर मैं वो कॉलम को जो सर्वाइव्ड नहीं है उसको यहाँ पे डाल लूंगा और वाई के अंदर मैं यहाँ पर कॉलम को जो है असाइन कर दूंगा, ठीक है। 1 मिनट में आपको समझा देता हूं। अभी देखिए मैंने यहां पर जो सर्वाइव्ड वाले हैं, ठीक है, इसको यहां पे ड्रॉप कर दिया है और इसको मैं एक्स वेरिएबल के अंदर ले लिया हूं। और जो सर्वाइव्ड वाले हैं, ठीक है, ये नॉट सर्वाइव्ड वाले जो लोग हैं वो लोग एक्स के अंदर ले लिया और सर्वाइव्ड वाले जो है इसको वाई के अंदर ले लिया हूं। अब हम लोग 10 टेस्ट स्प्लिट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो पहले से करते आ रहे हैं। यही तरीका होता है किसी भी डेटा सेट में यहाँ पर काम करने का। तो मैं यहाँ पर 10 टेस्ट स्प्लिट ले लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं और उसके बाद आगे के जो टॉपिक, आगे का जो हमारा सेक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। ये तो अभी तक आप लोग यहाँ पे फैमिलियर हो गए होंगे कि हम लोग x10 y10 को यूज़ करते हैं और उसके बाद x10 y10 के अंदर हम लोग किसी भी डेटा सेट को यहाँ पर उस पर काम करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 10 टेस्ट स्प्लिट के लिए x10 y10 को डिफाइन कर दिया। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर रन करके x10 का यहाँ पर कि क्या मेरा डेटा आ गया है x10 के अंदर। रन कर लेते हैं। यस, मैंने यहाँ पर सर्वाइव्ड और अनसर्वाइव्ड को वहां पर ऊपर एक्स और वाई में डाल दिया था और मैंने x10 के अंदर एज और फेयर ये 2 वैल्यू यहाँ पे ले ली है। अब यहाँ पर एक्स टेस्ट भी करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 10 के अलावा एक्स टेस्ट भी मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये भी यहाँ पर जो है आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ना देखेंगे कि विदाउट मिसिंग इंडिकेटर मेथड टेक्निक के यहाँ पे क्या चीज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपल इंप्यूटर को डिफाइन करूंगा। तो यहाँ तक तो कुछ भी अभी हमने काम नहीं किया था। अभी तक हमने x10 y10 बनाया और यहाँ पर हम लोग जो है एक बार अभी देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं विदाउट मिसिंग इंडिकेटर टेक्निक से क्या हमारी एफिशिएंसी आ रही है। उसके बाद हम लोग मिसिंग इंडिकेटर टेक्निक को यूज करके देखेंगे कि क्या एफिशिएंसी में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है इस डेटा सेट में। तो अभी मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो x10 है उसको मैं यहाँ पर एक सिंपल इंप्यूटर के अंदर डाल रहा हूँ और सिंपल इंप्यूटर को यहाँ पे ऐसा इक्वल टू करके मैं यहाँ पर इसे डिफाइन कर दे रहा हूँ। ये पाइथन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो बिल्कुल भी इसको घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर अब हम लोग x10 टैरिफ को रन करा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन किया है। टैरिफ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। मैंने एक सिंपल इंप्यूटर लिया है, ठीक है, ऐसा इक्वल टू सिंपल इंप्यूटर के नाम से मैंने दे दिया और यहाँ पर मैंने यूज किया x10
ट्रांसफॉर्म करके जो हमारा जो एक्सटेन वैल्यू था और एक्स टेस्ट वैल्यू था, ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है एक्सटेन और आपका एक्सटेन और एक्स टेस्ट जो वैल्यू था उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एसआई करके एक सिंपल इंप्यूटर दे दिया और एसआई डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करके एक्सटेन मैंने दे दिया और एसआई ट्रांसफॉर्म करके मैंने एक्स टेस्ट यहाँ पे डाल दिया। तो हम लोग यहाँ पर एक्सटेन ट्रांसफॉर्म को एक बार रन करा के देखते हैं कि इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ये देखिए मैंने जब इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये एक अरे के अंदर चले गया है। ठीक है, ये एक अरे के अंदर हम लोग को दिखा रहा है इसकी जो वैल्यू है उसको। और यदि हम लोग टेस्ट पे भी देखेंगे तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, वही चेंजेस होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहा हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम लोग पाइथन में पढ़ते हैं, साइकिट लर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कोड लिख लेते हैं। मैं साइकिट लर्न के अंदर से इसको यूज कर रहा हूँ और हम लोग एक्यूरेसी स्कोर यहाँ पे टेस्ट करेंगे साइकिट लर्न का यूज करते हुए। देखिए मैंने यहाँ पर साइकिट लर्न मॉडल के अंदर इंपोर्ट कर लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके बाद मैं यहाँ पर साइकिट लर्न के अंदर एक्यूरेसी स्कोर इंपोर्ट कर रहा हूँ और एक्यूरेसी स्कोर जो है मेरी एक्स टेस्ट और वाई प्रेड, ठीक है, इसके अंदर मैं इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ और इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा काम यहाँ तक 0.61%, 0.614, 3 डिजिट ले लेते हैं, चलो 0.61% जो है ये इतना ही है। ये रुक जाओ यार, 0.61 ले लेते हैं। ठीक है, इतना परसेंट यदि इसमें हम लोग विदाउट इसके यूज कर रहे हैं तो किसके, मिसिंग इंडिकेटर मेथड के, मिसिंग इंडिकेटर मेथड के बिना यदि हम लोग इस डेटा सेट में एज और फेयर में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी कितनी हो रही है, यहाँ पे 61.4% की एफिशिएंसी यहाँ पर आ रही है हमको, जो मिल रही है। ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ हमारी नई टेक्निक, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले डिफाइन करेंगे एक मिसिंग इंडिकेटर को, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रेन डेटा को। जो काम अभी हम लोग किए वही काम यहाँ पे हम लोग फिर से करेंगे। अभी तक जो मैंने आपको करके दिखाया वो ये दिखाया कि हम लोग मिसिंग इंडिकेटर टेक्निक के बिना यदि सिंपल इंप्यूटर यूज कर रहे हैं और लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है इस डेटा सेट में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग मिसिंग इंडिकेटर को डिफाइन करते हैं और उसके बाद इसको क्या चेंजेस आ रहा है इसके मशीन लर्निंग मॉडल की एफिशिएंसी में, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी डिफाइन मिसिंग इंडिकेटर और हम लोग अब यहाँ पे कोड लिखते हैं इसके लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मिसिंग इंडिकेटर mi इक्वल टू करके यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ और mi डॉट फिट के अंदर एक्सटेन यहाँ पे दे रहा हूँ। ये केवल आपको दिखाने के लिए है, बाकी तो ये अपने आप साइकिट लर्न जो है समझ जाता है। ये कोड की सेकंड लाइन यहाँ पे आपको शो हो रही है, मिसिंग इंडिकेटर के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको mi फीचर्स करके भी एक दिखा देता हूँ यहाँ पर मिसिंग इंडिकेटर के फीचर्स को। ये हम लोग नहीं भी करते तो हो जाता। अभी देखो डेटा टाइप 0 है आपका और डेटा टाइप इंटीजर है आपका और अरे 0 है। ठीक है, पहले के अंदर तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन में 10 का मिसिंग वैल्यू निकालता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं अभी समझाता हूं। एक बार मैं इसको लिख लेता हूं, फिर आपको पूरा ऊपर से एक बार रिकॉल करते हुए समझा देता हूं एक्सटेंड मिसिंग को। देखिए ऊपर से समझते हुए आते हैं क्या क्या हुआ है अभी तक। पहले हम लोगों ने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये दो काम हमारे बेसिक से हो गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर x और y को क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारा 3 कॉलम है, जिसमें मैंने x के अंदर और y के अंदर डिफाइन कर दिया। सर्वाइव वाले कॉलम को मैंने ड्रॉप कर दिया, मतलब विदाउट सर्वाइव वाले जो अनसर्वाइव वाले हैं वो यहाँ पे आ गए एक्सटेंड के अंदर और सर्वाइव वाले यहाँ पे y के अंदर आ गए। और 10 टेस्ट स्प्लिट मैंने यूज किया। एक्सटेंड हेड को मैंने करके देख लिया, यहाँ पर एक एक्सटेंड हेड के अंदर मेरा डेटा आ गया और एक्स आपका यहाँ पर टेस्ट के अंदर डेटा आ गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर रिव्यू किया। एक पहले आपको करके दिखाया मिसिंग इंडिकेटर मेथड टेक्निक के बिना,
ठीक है, जब हम लोग इसको नहीं यूज कर रहे हैं तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर सिंपल इंप्यूटर यूज किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज किया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारी जो एक्यूरेसी स्कोर है, जो एक्यूरेसी स्कोर मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ वो मेरा 0.61% है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब मिसिंग इंडिकेटर टेक्निक को यहां से यूज करना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे डिफाइन किया सबसे पहले मिसिंग इंडिकेटर को डिफाइन कैसे करते हैं, एम आई इक्वल टू मिसिंग इंडिकेटर, यहां पे मैंने लिखा एम आई डॉट फिट एक्सटेंड, यहां पे मैंने दे दिया, और मिसिंग इंडिकेटर को हम लोग रन करके देख लिए यहां पर, यस हमारी डेटा जो है वैल्यू आ गई है। मैंने एम आई फीचर यूज करके अरे और चेक कर लिया। अब यहां पे मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं कि जो मेरी एम आई जो मिसिंग इंडिकेटर की वैल्यू थी उसको मैं एक एक्सटेंड मिसिंग के अंदर डाल दे रहा हूं। ये वैल्यू को मैंने उठा के जो आपका अरे वैल्यू थी, एम आई ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू थी, इसको मैं एक एक्सटेंड मिसिंग के अंदर यहां पे डाल दे रहा हूं। तो क्या हो रहा है, मेरा एक अरे जो है ये बन गया, देखो फॉल्स 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 यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे ट्रू आ गया, फिर फॉल्स बन गया, फिर ट्रू आ गया। इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने जो एक्सटेंड का जो डेटा है उसमें नई जो मिसिंग इंडिकेटर वैल्यू जो थी, ये ऊपर वाली जो मिसिंग इंडिकेटर वैल्यू थी उसको हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लिया, लेकिन वो भी एक्सटेंड अरे के अंदर है। यही काम जो है हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे टेस्ट मिसिंग डेटा को। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको रिव्यू करके भी देखेंगे। एक्सटेंड हमने देख लिया, अब हम लोग एक्स टेस्ट के अंदर डाल रहे हैं, और इसको भी यहां पे रन करके देख लेते हैं एक्स टेस्ट मिसिंग को। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक नया कॉलम यहाँ पे नया वेरिएबल क्रिएट करूंगा। तो देखिए यहाँ पर भी मेरा वैल्यू आ चुका है, आप देखिए जहां जहां पे ट्रू था वहां पे देखिए फॉल्स आ गया है। ठीक है, और यहाँ जहाँ पे ये ट्रू आना है यहाँ पे ट्रू आ गया। तो ये एक अरे के अंदर हो गया, एक्स टेस्ट मिसिंग के अंदर और एक्स टेन मिसिंग के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, इस दोनों अरे को ना एक नया कॉलम क्रिएट करके आपको यहाँ पे शो करूंगा। तो मैं एक नया कॉलम क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एफिशिएंसी चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया क्रिएट न्यू कॉलम, और हम लोग यहाँ पे नया कॉलम क्रिएट करते हैं। मैं जो एज एन करके जो है उसको यहाँ पर मिसिंग वैल्यू के साथ यहाँ पर रिप्लेस करूंगा, क्रिएट करूंगा। जो एक्सटेंड की जो अभी मिसिंग वैल्यू है, जो ऊपर अभी हम लोगों ने एक्सटेंड की ये मिसिंग वैल्यू देखा ना, इस मिसिंग वैल्यू में अरे सेक्शन में, इस अरे सेक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, एक नए कॉलम में यहाँ पर क्रिएट कर दे रहा हूँ। कॉलम का नाम मैं एज एन दे रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको इसमें बताया था, किसमें, थ्योरी में आपको मैंने अभी बताया था एग्जांपल, वही यहाँ पे मैं कॉलम का नाम दे देता हूँ। तो मैं एक्सटेंड को रन कराता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरा नया कॉलम एज एन बन चुका है। एज और फेयर था, मेरा एज एन बन चुका है। वो जो आपका अरे वाला डेटा था, ठीक है, वो आपका यहाँ पे आ चुका है एक नए कॉलम के फॉर्मेट में। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर NaN वैल्यू है, मतलब मिसिंग वैल्यू है, और फेयर में यहाँ पर वैल्यू है। तो यहाँ पर आपका स्टेटस क्या हो गया, मिसिंग इंडिकेटर क्या हो गया, MIM क्या हो गया, आपका मिसिंग इंडिकेटर ट्रू हो गया, बाकी जगह में यहाँ पे फॉल्स है। ये काम हम लोगों ने कर लिया, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले थ्योरी में बताया था वही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ये देखिए आप, ये मैंने आपको थ्योरी में भी यही चीज बताया था, ठीक है, कि हम लोग दो कॉलम के साथ यहाँ पे काम करते हुए एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे। तो ये कॉलम हम लोगों ने अभी क्रिएट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि एफिशिएंसी हमको इंक्रीज करते हुए देखना है, तभी तो इसका मतलब होगा। तो मैं एक राइट कर रहा हूं कोड को, फिर से क्या कर रहा हूं, वही काम करूंगा जो अभी मैंने किया है। मैंने सिंपल इंप्यूटर फिर से मैं लूंगा, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे इंप्यूटर लेके आपको दिखाया था। ये मैंने जानबूझ के पहले आपको ये चीजें दिखा दी, ठीक है। X10 और Y10 हो गया मेरा। ये देखिए, ये सिंपल इंप्यूटर मैंने दिखाया था आपको, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। तो हमने एफिशिएंसी 60% देख ली थी। फिर मैंने काम किया था यहाँ पे डिफाइन मिसिंग इंडिकेटर वगैरह में काम किया था। अब मैं ना यही काम फिर से करूंगा। तो हम लोग यहाँ पर अब यहाँ पर एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कोड लिखते हैं, वही कोड जो पहले मैंने लिखा हुआ है सिंपल इंप्यूटर को डिफाइन करते हुए। यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं सबसे पहले, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल इंप्यूटर को डिफाइन कर देते हैं, और जो मेरा डेटा है, ठीक है, वो एक्सटेंड ट्रांसफॉर्म 2 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, TRF2 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यही चेंज हुआ है, पहले वाले जो कोड है और अभी वाले कोड में यही चीज चेंज हुआ है। तो हम लोग अब इसको एक्सटेंड ट्रांसफॉर्म 2 में डाल दिए हैं,
और उसके बाद मैं यहाँ पे साइकिट लर्न का वही कोड लिख रहा हूँ हमारी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो वही काम हम लोग फिर से करेंगे, यहाँ पर जाके जो है यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी जो है उसको यहाँ पर चेक करेंगे। तो आप देखिए मैंने अभी ये कोड को जो पहले मैंने सिंपल इंप्यूटर और यहाँ पे एक एक्यूरेसी के लिए जो नया कोड लिखा है साइकिट लर्न में, इसमें 0.63 यहाँ पर एक्यूरेसी है और पहले आपकी 0.614 समथिंग कुछ यहाँ पे एक्यूरेसी थी। हम लोग एक बार देख लेते हैं ऊपर में कितना था, वो 61 के आसपास यहाँ पे था पहले जब हम लोगों ने मिसिंग इंप्यूटर के पहले किया था। आप देखिए 0.614 था और यहाँ पर 0.63 है, मतलब आप देखिए यहाँ पर आपका 61, यदि मैं परसेंटेज में करूँ 4 और यहाँ पे 63.1, तो लगभग यहाँ पर यदि 61 से 62 भी हम लोग मोटा माटी यहाँ पे राउंड फिगर पे लेके चलें तो 2% की यहाँ पर एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हुई है जब आपने यहाँ पर MIM यूज किया, मतलब आपने यहाँ पे मिसिंग इंडिकेटर मेथड को यूज किया। तो आपको यहाँ पर यही चीज मुझे समझाना था जिससे कि आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो जाए कि आप लोग यहाँ पर मिसिंग इंडिकेटर मेथड को क्यों यूज करते हो। तो ये था हमारा यूनिवेरिएंट इंप्यूटेशन का टॉपिक जिसको आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम लोग मल्टीवेरिएंट इंप्यूटेशन को स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पहला देख लिया रिमूव डेटा, फिर यूनिवेरिएंट इंप्यूटेशन में न्यूमेरिक डेटा में मीन मीडियम और आर्बिट्ररी वैल्यू के साथ हम लोग कैसे मिसिंग वैल्यू को यहाँ पे देखते हैं, फिल करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था। कैटेगरिकल डेटा के लिए मैंने आपको बताया था मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेथड कैसे यूज करते हैं, मिसिंग वैल्यू मेथड कैसे यूज करते हैं, और अभी मैंने 2 नई चीजें बता दिया, रैंडम सैम्पलिंग और मिसिंग इंडिकेटर मेथड। ठीक है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट वैल्यू भी एक चीज होता है जिसको हम लोग आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग केएनएन इंप्यूटर को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन केएनएन इंप्यूटर जो है हम लोग, हालांकि आज की क्लास में केएनएन इंप्यूटर का जो एक बेसिक कैसे हम लोग कह लें कि एक मैथमेटिक्स जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो मैं आज आपको समझाऊंगा। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग केएनएन इंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे और इंटीग्रेटिव इंप्यूटर को यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद हमारा मल्टीवेरिएंट इंप्यूटेशन जो है हम लोग यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर केएनएन इंप्यूटर, और हम लोग मल्टीवेरिएंट इंप्यूटेशन को अभी से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग ना जब भी मशीन लर्निंग को पढ़ते हैं तो मशीन लर्निंग को पढ़ने के पहले हम लोग को एक बेसिक सा छोटा सा एक मैथ्स आना चाहिए, जो हमारी 10th क्लास तक का एटलीस्ट जो मैथ्स है वो हमको यहाँ पे आना चाहिए। तो आज मैं आपसे केएनएन इंप्यूटर को जब हम लोग काम करेंगे, केएनएन इंप्यूटर में हम लोग साइकिट लर्न पे काम करेंगे तो कुछ ज्योमेट्री हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा आपको वही चीज बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन टेक्निक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिवेरिएट हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैं एक बार आप लोग को रिकॉल कर दूं कि भाई ये मल्टीवेरिएंट और यूनिवेरिएंट क्या था सर, आप थोड़ा सा भूल गए होंगे। तो यूनिवेरिएंट कहने का मतलब कि अभी तक हम लोग एक वेरिएबल पे, इस वेरिएबल पे जो भी मिसिंग वैल्यू है उसके लिए केवल एक वेरिएबल पे काम करते हैं, इसको हम लोग यूनिवेरिएंट जो है इंप्यूटेशन टेक्निक बोलते हैं। लेकिन इस मिसिंग वैल्यू को फिल करने के लिए यदि मैं मल्टीपल कॉलम्स यूज करूंगा, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4 भी यूज करूंगा इस वैल्यू को फिल आउट करने के लिए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन बोलूंगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने रिकॉल कर दिया, ये चीज मैंने आपको पहले से समझा चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना केएनएन इंप्यूटेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये साइकिट लर्न के अंदर है, ये लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, इसको मैं ओपन कर देता हूं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स पढ़ाऊंगा जो आज मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक्स। ठीक है, तो आपको ये इस लाइब्रेरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइकिट लर्न में ये फॉर्मूले के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैसे केएनएन इंप्यूटर काम करता है, जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस एक्स वाई स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग सीक्वेंस डिस्टेंस प्रेजेंट इनटू वेट, ये चीज हम लोग यूज करेंगे, जिसमें वेट क्या होता है और बाकी चीजें क्या होती है ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग केएनएन मेथड को समझेंगे और केएनएन मेथड को हम लोग यहाँ पे कोड के थ्रू करके देखेंगे। ये चीज मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये मैंने आपको लिंक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अब मैं ना इस सीरीज को पूरा बिगनर फ्रेंडली रहने देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे मालूम है वो लोग जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, जो लोग नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं, नॉर्मल एवरेज है, ठीक है, वो लोग को भी हम लोग को मशीन लर्निंग मॉडल जो है समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आज आपको मैथ्स बताने वाला हूँ। आपको पता होगा जब हम लोग क्लास 12th में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग इस तरीके से, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं।
ठीक है। ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट, जो आपके पास यहाँ डायग्राम बने हुए हैं, ये होता है आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये आप जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया x, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y डैश। इस पे हम लोग इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यहाँ पर ये वैल्यू हमारी प्लस में होती है और यहाँ पे भी जो हम लोग वैल्यू डालते हैं ये भी हमारी प्लस में होती है। दैट्स वाई इस कोऑर्डिनेट को हम लोग प्लस प्लस में काउंट करते हैं। यदि यहाँ पे वैल्यू 3 और 2 लिखी हुई है, इसका ये मतलब है कि दोनों पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। ये आपको याद होगा, बहुत बेसिक सा चीज है। यहाँ पर आपका जो y है वो आपका नेगेटिव में है, ठीक है। ये जो है आपका नेगेटिव में है और ये जो आपका पॉजिटिव में है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, हमारा ये फोर्थ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं, ये लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इस लिंक में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जिसमें आप पहले से यूजर फ्रेंडली होंगे। हमको उस फॉर्मूले में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले में नहीं जाना है, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है। हमको आज सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि डिस्टेंस हम लोग कैसे यहाँ पर फाइंड करते हैं, जो हम लोग केएनएन में इस टेक्निक को यूज करने वाले हैं, इस मैथमेटिकल मॉडल को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूले आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब क्या है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, आप ये लिंक में जाके और डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो इतना रिक्वायरमेंट है केएनएन एल्गोरिथम के, वो अभी चालू करेंगे हम लोग, केएनएन इंप्यूटेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग क्या क्या मैथ्स यूज करने वाले हैं वो मैं आज आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैं 2D डिस्टेंस की बात करता हूं, तो 2D की जब बात हो रही है तो ये मैं x और y की बात कर रहा हूं, जहां पर आपके पास एक वैल्यू है यहां पर और एक वैल्यू है यहां पर, ठीक है। इन दोनों वैल्यू के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, किसके अंदर, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका 2 डायमेंशन के लिए। अब बात करते हैं हम लोग 3 डायमेंशन के लिए। भाई अब यही चीज 3 डायमेंशन के लिए होगी तो कैसे होगी, तो हम लोग ये इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका 3 डायमेंशनल हम लोग कैसे देखते हैं, एक्स वाई और जेड के थ्रू देखते हैं। यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, जैसे मान लीजिए आपका पॉजिटिव है, दोनों नंबर आपके पॉजिटिव है, इस पॉइंट में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है फॉर्मूला, मैं भी एग्जाम्पल भी आपको करके दिखा दूंगा कैलकुलेशन के थ्रू। ये होता है 2D और 3D की बात। अब आप बात आती है सर 4D में हो क्या होगा, सर यदि n टाइप ऑफ वैल्यू होगी तो क्या होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो आप लोग को यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है। ये हमारा 2D, क्योंकि 2D में मैं x और y वेरिएबल की बात करता हूँ, 3D में मैं x, y और z वेरिएबल की बात करता हूँ, और यहाँ पर मैं मान लीजिए x, y, z और a वेरिएबल की बात करता हूँ, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। वैसे ही यदि n की बात करें तो नंबर ऑफ टाइम n यहाँ पे बढ़ते जाता है, ये हमारा फॉर्मूला बोलता है। तो अभी मैं आपको ये कैलकुलेट करके बताता हूं, क्योंकि ये कैलकुलेशन जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप यहाँ पे केएनएन के जो आगे के जो टॉपिक्स हैं, जो भी केएनएन इंप्यूटेशन आपको पढ़ाने वाला हूं, उसमें आपको यहाँ पे थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे ये समझाता हूँ। तो आज की जो क्लास है ना, उसमें मैं आप लोग को एक ये इस नोट्स के साथ साथ जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, इस नोट के साथ साथ मैं आज आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और यहाँ पर आपको ना अभी कुछ कैलकुलेशन समझाऊंगा मैं, जिसमें हम लोग जो हमारा केएनएन है, अच्छा केएनएन का फुल फॉर्म मैंने शायद आपको बताया नहीं है, के नियरेस्ट नाइबर, ठीक है। इसको मैं एक बेसिक कैलकुलेशन आज मैं बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है जिसमें हम लोग केएनएन इंप्यूटेशन पढ़ेंगे, उसमें ये कैलकुलेशन हमारी काम आएगी। तो ये एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखो मेरे को यहां पे थोड़ा सा, ठीक है, अभी मैं आपको ना ये बताता हूं कि ये एग्जांपल पहले समझा देता हूं। यदि मैं केएनएन की बात करता हूं तो केएनएन का आप नाम देखिए, के नियरेस्ट नाइबर, ठीक है। जब मेरा ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में मान लीजिए वेरिएबल पे यहां पर मेरे पास एक मिसिंग वैल्यू है, वेरिएबल 2 में मेरे पास यहां पर एक मिसिंग वैल्यू है, यहां पर एक मिसिंग वैल्यू है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस मिसिंग वैल्यू को मुझे यदि फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, अपने नाइबर के नियरेस्ट
नाइबर के पास जाऊंगा, मतलब मैं अपने पड़ोसी के पास जाऊंगा, इस वेरिएबल के पास मान लो मैं गया और इस वेरिएबल से वेरिएबल में मैं जाके 55, 26, 24 और 37 इस चार वैल्यू को मैं लेते हुए इस वैल्यू को यहाँ पर एक नई वैल्यू लेके आ जाऊंगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक KNN मेथड को यूज करते हैं, मतलब हम लोग नियरेस्ट नाइबर के थ्रू यहाँ पर इस वैल्यू को फिल करते हैं। इसको हम लोग मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में बहुत अच्छी ये टेक्निक है, KNN टेक्निक, जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब इसके लिए यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको आना चाहिए मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको समझा दूं कि वो दो तरीके का होता है। एक होता है मेरा यहाँ पे, ये मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यदि मैं यहाँ पे बात करूं 2D की, ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक A, एक हो गया मेरा B, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया मेरा D, ठीक है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ की जो वैल्यू है, मान लीजिए इसकी वैल्यू x और y है और इसकी वैल्यू x डैश और y डैश है, ठीक है। इन दोनों वैल्यू के डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करता हूँ, जिसके बारे में मैं भी आपको कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आपको ये नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कैलकुलेशन हम लोग जो भी करेंगे उसका एक अलग से नोट्स होगा, साथ ही साथ ये थ्योरी वाला जो नोट्स है वो भी यहाँ पे होगा, क्योंकि क्लास में जो चीज मैं लिख रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर वर्ड वाली फाइल में मैं इसको आप लोग के लिए यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगा, जिससे कि आपको आगे चल के प्रैक्टिस करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर्मूले में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 2D के लिए। फिर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे 3D के लिए देखेंगे। तो हम लोग 2D और 3D को दोनों को यहाँ पर समझ लेते हैं कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यहाँ पे फाइंड करते हैं। मुझे पता है बहुत लोगों को ये चीज पहले से आता होगा, जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग बिगनर फ्रेंडली रखना चाहते हैं। दैट्स वाई मैं एक बार यहाँ पर आपको 5 to 10 मिनट्स लेके ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा देता हूँ 2D और 3D में। तो देखिए यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है, 2D की मैं बात करता हूं अभी यहाँ पे। तो 2D का जो फॉर्मूला है, एक मिनट मुझे पेन सेटअप कर लेना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। देखिए ये जो 2D का जो मेरा फॉर्मूला है ये क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है 2D की जब मैं बात करता हूं तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेरी मिसिंग वैल्यू है, इस मिसिंग वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, 40, 37, 22 और 55 ये चार वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और ये वैल्यू के लिए मान के चलो, अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं ये चारों वैल्यू को लूंगा यहाँ पे और x और x2 के अंदर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे बना लेता हूँ, जिससे कि आपका नोट्स भी प्रिपेयर होते जाए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा ये, लेकिन आप लोग को क्लियर, नीट एंड क्लियर आपको डायग्राम्स मिलेंगे इससे। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए एक बार डायग्राम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को डायग्राम पहले से ही बनाकर मैं ले आऊं। तो हम लोग यहाँ पे 2 डायमेंशन के लिए एक डायग्राम बना रहे हैं। देखिए ये हो गया मेरा एक पॉइंट, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया मेरा एक पॉइंट और ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट में यदि मैं बात करूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की मैं यदि बात करूं, तो ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B। और A में यदि मैं x1 और y1 की बात करूं और यहाँ पे B में मैं यदि बात करूं, यदि मैं B में बात करूं x2 और y2 की, जो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब x1 की वैल्यू, मान लीजिए मैं x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या लेता हूं, यदि मैं x1 की वैल्यू
जस्ट अ मिनट, मैं यदि यहाँ पर x1 की वैल्यू मान लो 40 लेता हूं और y2 की यहाँ पे 37 लेता हूं और यहाँ पे 22 लेता हूं x2 और y2 यहाँ पे 55 लेता हूं, तो हम लोग इस तरीके से जो कैलकुलेशन करेंगे उसको आप देखिए 2D के अंदर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। ये x1 को मैं क्या ले रहा हूं, x1 को मैं ले रहा हूं यहाँ पे 40 और y1 को मैं ले रहा हूं यहाँ पे 37 और x2 को मैं यहाँ पे ले रहा हूं 22 और y2 को मैं ले रहा हूं यहाँ पे 55। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इस फॉर्मूले में डालेंगे और मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूं, बेसिक सा प्लस माइनस है। ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी 2D की, ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी 2D की, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे और जगह चाहिए। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, 40, 37, 22, 55, वो मैं यहाँ ऊपर से वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। ये 40, 37, 22 और 55 जो मेरा वेरिएबल है, यदि इस वेरिएबल के लिए मेरे को कैलकुलेशन करना है तो नेक्स्ट मैं आपको KNN इम्प्यूटर में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमको करनी है। अभी मैं केवल आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले के अंदर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, मैं इस फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। इस फॉर्मूले के अंदर जाके मैं डिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला जो है मेरा, उसके अंदर उस वैल्यू को पुट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। पुट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर 22 जो मेरा x2 है, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ मेरे y x1 से। एक काम करते हैं, फॉर्मूला ही लिख लेते हैं एक बार और। ऊपर तो मैंने वैसे लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये है x2 माइनस x1। तो x2 हमारा कितना है यहाँ पे 22 है, x1 मेरा 40 है, तो 22 माइनस 40 यहाँ पे आएगा। इसको हम लोग होल स्क्वायर पे लेते हैं, फिर यहाँ पे प्लस लिख के हमारा जो 55 है जो मेरा y2 है माइनस 37 लेते हैं और इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग ना, इसमें कैलकुलेशन करेंगे और एक d निकाल लेंगे जो हमारा डिस्टेंस होगा। ये इस तरीके से मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तरीका जो होता है हमारा डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है 2D कोऑर्डिनेट के लिए। तो यहाँ पर मैं -18 का होल स्क्वायर करूंगा, 55 में 37 गया तो ये हो गया आपका 18, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करूंगा, 18 का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग को पता होगा, 18 का होल स्क्वायर 324 होगा। ये माइनस माइनस स्क्वायर पे तो प्लस हो जाएगा और ये भी 324 होगा, और 324 d इक्वल टू 324 को यदि मैं ऐड करूं यहाँ पे तो होगा आपका 648। 648 आपका स्क्वायर रूट होगा आपका 648 d इक्वल टू 625, तो मतलब ये आएगा आपका 25.45 के अप्रोक्सीमेट ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका ए और बी के बीच में, जो अभी मैंने आपको 2D के अंदर बताया। ये हम लोग अभी KNN नहीं पढ़ रहे हैं, ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ए और बी का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं 2D के अंदर, ये मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताया। इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। अब ये तो हो गया 2D की बात। अब 3D में हम लोग ये काम कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो आपको ना सबसे पहले मैं यहाँ पर 2D 3D का डायग्राम बना लेता हूं। मैं यहाँ पर नीचे लेके आ जाते हैं और इसका भी एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये जो डायग्राम बना हुआ है इसी को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो x y और z क्या है। इसमें थोड़ा सा क्या है, ये जो बना हुआ है ना, ये आपको x, ये यदि ओरिजिन पे होता, ये अभी ओरिजिन से थोड़ा दूर है, ठीक है। ये जो अभी आपका डायग्राम बना हुआ है ये थोड़ा ओरिजिन से दूर है ये वाला पॉइंट, लेकिन मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ ये पॉइंट पे एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम के अलावा एक डायग्राम और बना लेता हूँ और आपको 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे समझा लेता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, एक बार मैं यहाँ पे डायग्राम स्केच कर लूँ। बस 2 मिनट मुझे दीजिएगा। एक बार हम डायग्राम कर लेंगे यहाँ पे ड्रॉ, तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएगी।
तो ये हो गया हमारा एक 3D के लिए डायग्राम रेडी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं 3D कोऑर्डिनेशन पे। अब हम लोग 3D कोऑर्डिनेशन पे देख रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो बात हो रही है, ठीक है, ये जो बात हो रही है, ये जो बात हो रही है आपकी, अभी जो बात हो रही है ये इस, यार कलर आप लोग को शायद दिखेगा नहीं, ये डिफरेंट कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। रेडी ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये है आपका एक्सेस 1, ये है 2, और ये है आपका यहाँ पे 3rd नंबर एक्सेस। ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे डार्क कर लेता हूँ। मैं इन 3 एक्सेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। अब क्या है, यदि ये आपका 3D डायमेंशन है और मैं आपको बोलूँ यहाँ पर कि आपको ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस, आपको 3D में थोड़ा समझ में आ रहा होगा जब मैं इसको स्केच कर दिया हूँ, इस A पॉइंट से इस B पॉइंट के बीच की आपको वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। यहाँ पे वैल्यू आपको, डिस्टेंस जो है आपको यहाँ पे निकालना है। तो A के पास यहाँ पे x, y और z होता है, मतलब x1, y1, z1 होता है मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए x2, y2 और यहाँ पे z2 होता है, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि यहाँ पे B की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मान लीजिए इस B में x2, y2 और z2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपके वेरिएबल हैं। इन तीनों वेरिएबल से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे डिस्टेंस को, वो आप देखिएगा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या बोलता है, ये मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसका, यदि मैं A में जो वैल्यू है, ठीक है, x1, y1, z1, ये तीनों वैल्यू को मैं यदि यहाँ पे डिनोट कर दूं अभी के लिए कोई नंबर, मान लीजिए मैं x के लिए 6, y के लिए 4 और z1 के लिए एक नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ -3, ठीक है। और जो B वाला मेरा पॉइंट है उसके लिए x2, y2 और z2, इन तीनों के लिए भी मैं कोई वैल्यू यहाँ पर अभी एग्जांपल के लिए एक ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं x2 के लिए ले लेता हूँ यहाँ पे 2, और y के लिए मैं मान लीजिए -8 ले लेता हूँ, और z के लिए मैं यहाँ पे मान लीजिए 3 ले लेता हूँ। तो ये टोटल 6 वैल्यू अभी मैं आपके लिए एज्यूम कर लेता हूँ कि हम लोग आगे चल के जो अभी कैलकुलेशन करने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। अब क्या है इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, A और B के बीच का डिस्टेंस को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए वो क्या है फॉर्मूला यहाँ पर, यदि मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बोलता है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को यदि पुट करता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस निकालने का ये बेसिक सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी हम लोग KNN में यूज करेंगे। तो x2 है मेरा 2 यहाँ पे, और x1 है मेरा यहाँ पे 6, तो मैं यहाँ पे 2 माइनस 6 और यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेता हूँ। y2 है मेरा यहाँ पे -8, y2 है मेरा -8 और y1 है मेरा यहाँ पे 4, इसको मैं होल स्क्वायर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर z2 का मेरा वैल्यू है यहाँ पे 3 और z1 का वैल्यू है मेरा यहाँ पे -3, तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये होल स्क्वायर कर लेता हूँ। मैं इक्वल टू यहाँ पे यूज करता हूँ, और इक्वल टू यहाँ पे यूज करने के बाद इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तीनों वैल्यू हमारी क्या होगी, 2 में से यहाँ पे आ जाएगी 16, यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, और 12 का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 144, और यहाँ पे 3 और 3, ये जो माइनस था -3 जो था, और यहाँ पे इसका जो माइनस था 3 माइनस 3 जो था वो यहाँ पे 6 हो चुका है, और 6 का स्क्वायर रूट यहाँ पे हो जाएगा 36। तो टोटल ओवरऑल मेरा स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा यहाँ पे 196 हो जाएगा। तो AB की जो वैल्यू मेरी वैल्यू है, AB की जो मेरी वैल्यू है 196 का स्क्वायर रूट कितने का होता है, 196 स्क्वायर रूट होता है आपका 14, तो लगभग आ जाएगा 14। तो अब यहाँ पर यदि मैं 3D की बात करूँ, यदि मैं तीन तरह के वेरिएबल को यूज करूँ, तो यहाँ पर आपको टेबल में वापस लेके चलता हूँ। यदि मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल की बात करूँ, यदि मैं इस वेरिएबल को निकालना है और मैं वेरिएबल 1 और 1 2 इन दोनों वेरिएबल को यूज करके मैं इस वेरिएबल को फिल आउट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं 2D में डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, वैसे ही हम लोग यहाँ पर KNN को कैलकुलेट करते हैं, जो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए KNN का यहाँ पे रियल टाइम एग्जांपल में देखेंगे, और उसी को मैं कोड में भी करके बताऊंगा।
और यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है, जैसे मान लो मैं 3 डायमेंशन की बात करता हूँ, 3 वेरिएबल को यूज करते हुए इस वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूँ, तो हम लोग यहाँ पर 3D जो मॉडल है उसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो अभी हम लोग जो चीज देखे हैं, आप लोग को ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ता है 2D में, 3D में, 4D में। तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका 2D 3D मैंने बताया, 4D या फिर n टाइम्स आपको निकालना रहता है, तो हम लोग कैसे यहाँ पर डिस्टेंस को के फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस के फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाता है ये मैंने आपको भी बता दिया कैलकुलेट करके, ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी मैंने बता दिया। हम लोग बहुत डीप डेप्थ मैथ्स में नहीं जाएंगे, इतना ही हमको यहाँ पे आना चाहिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है उसमें ये लाइब्रेरी यूज करेंगे जो scikit-learn की मैट्रिक्स है, जिसमें मैं NaN का जो देखिए ये NaN का इंक्लूडियन डिस्टेंस है, ठीक है, जो मैं आपको लाइब्रेरी यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिस्टेंस x एंड y, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस x एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यदि मैं फॉर्मूले में देखूं तो यहाँ पर डिस्टेंस x y, ये मैं इसी चीज को लिख रहा हूं ना, ये डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक है, वेट, ये वेट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपको लिखा हुआ है ये देखिए, ठीक है, आपका वेट इनटू स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम प्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया, ठीक है, 2D कोऑर्डिनेट और 3D कोऑर्डिनेट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वही वैल्यू है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो आपको जो ये वेरिएबल दिया होगा, ये जैसे वेरिएबल दिया हुआ है 3 Na6 फिर 1 Na4 5, तो ये जो Na वाली जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस तरीके का वेरिएबल मशीन लर्निंग मॉडल को देते हैं और इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी KNN को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो मेरे को आपको KNN इंप्यूटर पढ़ाने से पहले आपको ये कैलकुलेशन मेथड बताना था। सो आई होप मैं आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए KNN इंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे मल्टीवेरिएंट इंप्यूटेशन में। आज हम लोगों ने सारी चीजें देख ली है, मैंने आपको एक बार मैं रिवाइज भी कर देता हूँ आपके लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 4 तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, आप लोग को जो मैंने ये बताया, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यहाँ पे कई सारे फॉर्मूले होते हैं, हम लोग को केवल अभी डिस्टेंस फॉर्मूले पे फोकस करना है। डिस्टेंस फॉर्मूले में आपका 2D डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है जो आपको मैंने यहाँ पे बताया, और 3D डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ये होता है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। 2D और 3D कहने का मतलब अभी आप यहाँ पे समझ पाए। अब 4D और 7D और n में जाएंगे हम लोग तो बहुत ज्यादा आपको एज्यूम करना पड़ेगा। हम लोग एज ए ह्यूमन यहाँ पर x y और z 3 तरीके से कोऑर्डिनेट को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2D और 3D में आपको कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये मैंने बताया। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले नहीं है वो लोग बिल्कुल भी घबराना मत, आप लोगों को मैं हर तरीके से ये कैलकुलेशन समझाते जाऊंगा और उसके बाद मैं आपको मशीन लर्निंग मॉडल पे लेके जाऊंगा। तो जितनी मैथमेटिक्स की जरूरत है वो मैं आपको यहाँ पर ही समझा दूंगा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए इसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ और आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे ये हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों ने रिमूव डेटा, यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन आज कंप्लीट कर लिया। मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में हम लोग KNN इंप्यूटर और इंटीग्रेटिव इंप्यूटर को देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। और आज हम लोग KNN इंप्यूटर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे यूज करते हैं, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। और मिसिंग इंडिकेटर इंप्यूटेशन जो है, जो हमारा यूनिवेरिएंट का लास्ट टॉपिक है, वो भी हम लोगों ने आज यहाँ पे समझ लिया। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने डेटा स्टोरी टेलिंग के अंदर जो हमारा जो डेटा क्यूरियस माइंड है उसको हम लोगों ने यहाँ पे नहीं रखा है, हम लोग डे नंबर 15 में देखेंगे। तो आप लोग सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर जो भी आपके नेक्स्ट टॉपिक आप देखना चाहते हैं डे नंबर 15 में, वो मैं वहां पर आप लोग को लिए साथ डिस्कस कर लूंगा। कुछ आप लोग के जो डाउट्स हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला डाउट आप लोग का ये आता है कि सर हम लोग बहुत बेसिक सा टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या इसमें एडवांस टॉपिक भी पढ़ेंगे? यस, डेफिनेटली हम लोग एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप एडवांस टॉपिक में जाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग इतना टाइम यहाँ पर क्यों दे रहे हैं बेसिक और अपने फंडामेंटल टॉपिक्स में। क्योंकि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए किसी भी एक मशीन लर्निंग मॉडल को बनाने के लिए। तो हम लोग अभी जो कवर कर रहे हैं, जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो लोग को पता है मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो फीचर इंजीनियरिंग जो पार्ट है उस पर अभी हम लोग हैं यहाँ पर, और फीचर इंजीनियरिंग में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग मिसिंग हैंडलिंग वैल्यू देख रहे हैं। क्योंकि कभी भी आपको जो डेटा मिलता है वो डेटा हमेशा आपको इस तरीके से मिलेगा कि आप जब भी मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर उस डेटा को इंपोर्ट करोगे, उस डेटा को आप जब भी उस मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर डालोगे, तो यदि आपकी मिसिंग वैल्यू में बहुत ज़्यादा
फ्लक्चुएशन है, आपकी मिसिंग वैल्यू उस तरीके से नहीं है जो आपके मशीन लर्निंग मॉडल की नीड है, जो आपकी एफिशिएंसी को बहुत अच्छे तरीके से निकाल सके, आपके प्रोजेक्ट के आउटपुट को अच्छे तरीके से निकाल सके, तो आपका पूरा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे फेल हो सकता है। दैट्स वाई एक मशीन लर्निंग इंजीनियर को इसी तरीके से काम करना होता है, आपको पूरा टाइम देना होता है मशीन लर्निंग मॉडल को बनाने से पहले। कोई आउटलेयर्स पे काम करना पड़ता है, कभी आपको मिसिंग वैल्यू पे काम करना पड़ता है, कभी आपको इंप्यूटेशन पे काम करना पड़ता है, बहुत सारे आपकी चीजें होती है। फीचर इंजीनियरिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है एक मशीन लर्निंग का। तो हम लोग यहाँ पर इसीलिए इतना ज्यादा बेसिक टाइम अभी दे रहे हैं अपने हर एक डे वाइज डे क्लासेस को, लेकिन आप यकीन मानिए एक बार हमारी फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तो 30 डेज के बाद भी जितने भी हम लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, केवल 30 डेज की बात नहीं है, 30 डेज के बाद मान लीजिए और भी नए नए आपको प्रोजेक्ट्स पता चलेंगे तो आपको ये फंडामेंटल पार्ट बहुत हेल्प करेगा। तो यही तरीका होना चाहिए किसी भी चीज को यहाँ पे समझने के लिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ पर इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, पूरा नोट्स और थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ साथ, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जितना भी चीज आप लोग पढ़ रहे हैं उसको आप थ्योरी के साथ साथ भी पढ़ो और नोट्स भी आप यहाँ पर देखते जाओ, जो मेरा नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप हर चीज को यहाँ पे पाइथन में कोड में जाकर लिख कर देखो, क्योंकि जब तक आप कोडिंग नहीं करोगे, खुद से टाइप नहीं करोगे, तब तक आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो ये नोट्स में आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में और हमारे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। डेटा साइंस के जो फ्री कोर्स है उसके अंदर आपको एनरोल कर लेना है। आपको गिटहब में जो आज का जो भी क्लास होती है, गिटहब का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इसके अंदर भी आपको जो है डेटा सेट्स मिल जाएंगे। नोट्स जो है आपको ये जो हैंड रिटन नोट्स है और ये वाला जो नोट्स है ये आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में और वेबसाइट में मिल जाएगा। तो हम लोग आज से हमारे कैलकुलेशन को भी स्टार्ट कर दिए KNN के, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग KNN इंप्यूटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने आज का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो भी यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा है जुड़ जाइएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी कब होने वाली है और भी कई सारे इवेंट्स वर्कशॉप्स के अपडेट्स आपको वहां पे मिलते रहेंगे, जॉब्स के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जहां पे भी हायरिंग आपकी चलती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो रही है। आपको कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। यदि आपको कोई परेशानी हो रही है कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को वापस से देखें, बहुत ईजी होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है। और आप यकीन मानिए कि आप लास्ट जब डे नंबर 30 तक कंप्लीट कर लेंगे तब आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे कि आपको बहुत अच्छे से अच्छे टॉपिक्स यहाँ पे समझ में आ गए हैं। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी डे नंबर 15 की क्लास, जिसमें हम लोग मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में KNN इंप्यूटर जो है उसे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे।